नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले चुनावी हलचल की बात। जेडीयू कोटे से दूसरे फेज के प्रत्याशियों को टिकट देने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जमी हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टिकट को लेकर बाहर आने वाले प्रत्याशी का समर्थक स्वागत कर रहे हैं। इधर जिन्हें टिकट मिल चुका है वो एनडीए की 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। जेडीयू अपने सेकंड फेज के उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दे रही है और सिंबल जो है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांट रहे हैं। इसको लेकर के एक अन्य मार्ग के बाहर की बात कर ली जाए तो पूरी तरह से कहा जाए तो मेले सा नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कोई हाथ में जो है बुके लेकर के अपने नेता के स्वागत के लिए खड़ा है, तो कोई जो है टिकट मिलने के बाद अपने नेता का अभिवादन कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शिवहर के जो है सिटिंग विधायक है सरफुद्दीन, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा सरफुद्दीन जी कि आपने एक बार फिर से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, कितनी खुशी? और इंशाअल्लाह हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। हम लोग काम किए हैं और काम के नाम पर हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। तो टिकट बंटवारा जारी है। अब दूसरे फेज के लिए भी टिकट दिया जा रहा है और इसको लेकर उत्साहित हैं जिन्हें टिकट मिल रहा है। इधर बिहार में एनडीए से एलजेपी के अलग होने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बागी नेताओं पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है, जबकि सुशील मोदी और संजय जायसवाल ने ऐसे नेताओं को निष्कासित करने की बात कही थी। बीजेपी की इस चुप्पी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। भाई इसमें कहीं कोई शंका है? बिहार की जनता की जो शंका है, शक है, वो सही है। बीजेपी के मंशा पर सवाल है, इसलिए बिहार की जनता को ये शंका है कि ये पूरा खेल बीजेपी खेल रही है पर्दे के पीछे से। भाई जिन्होंने दूसरी पार्टी से नामांकन कर दिया उनका और मेरा संबंध क्या? तो कोई संबंध हमारा और उनका, ये रिश्ता पुराना रिश्ता था। अब चलिए विकास के रिश्ते के साथ और विकास के रिश्ते पर आगे बढ़िए। जो लोग भी नामांकन कर चुके हैं उनसे हमारा बार बार आग्रह है कि या तो पार्टी में वापस रहें या चुनाव लड़ेंगे तो हमारे विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं। इधर दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले के बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार, सुशील मोदी और संदीप पात्रा समेत बीजेपी जेडीयू के नेताओं पर खुलकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि इस हत्याकांड मामले में मेरा और मेरे भाई का नाम घसीटा गया था। तेजस्वी ने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई थी। आप सब लोग जानते हैं जो चर्चित हत्याकांड पूर्णिया में एक दलित नेता का जो हुआ था, उसको लेकर के तरह तरह की बातें जो हैं बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। हमने उस पत्र के माध्यम से ये लिखा था, जो शक्ति मलिक हत्याकांड हुआ है, मैंने खुद, जिसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ था, हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि हमारी सीबीआई जांच कराई जाए। देर सवेर पूर्णिया पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और क्लीन चिट देती है, जिसमें कि गिरफ्तारी होती है 7 लोगों की, और उसमें जिन लोगों ने हत्या की थी उनका बयान भी सामने आया है। उस बयान में साफ स्पष्ट है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से हम लोगों का नाम उसमें घसीटा गया। तो तेजस्वी यादव का आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया है। इधर जेडीयू नेता रामजतन सिन्हा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पहले पार्टी कार्यालय में आकर अपने समर्थकों के साथ जमकर उन्होंने भाषण दिया और नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। सिन्हा ने कहा कि नीतीश ऊंची जाति के विरोधी हैं। बहुत जल्द नीतीश कुमार के राज को पर्दाफाश करने का दावा भी उन्होंने किया है। हमने नीतीश कुमार को सेनारी 12 जैसे 1 दर्जन नरसंहार और कई 100 प्राणों की आहुति देकर सत्ता पर बिठाया। आज समय आ गया है कि उसका हिसाब चुकता करने का बिना खून खराबा किए हुए
इन्होंने क्या किया कि हमने जो ताकत दिया, जो सत्ता पर बिठाया, उस सत्ता का इस्तेमाल हमारे साथ साथ तमाम ऊंची जातियों को महत्वहीन करने में, राजनीतिक रूप से महत्वहीन करने में, कमजोर करने में लगाया। इधर जेडीयू नेता और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को इस बार पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला है। टिकट नहीं मिलने पर गुप्तेश्वर पांडे ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन समीकरण नहीं बैठ पाया। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं और एनडीए के साथ रहूंगा। नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं है, अब पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिलेगी वो करूंगा। नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है। ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। लेकिन आपका बोले चुनाव लड़ेंगे, तभी मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं करती, उसमें हेर फेर हो जाता है। तो ये बात समझने की है। इसमें हताशा और निराशा वाली बात तो और ठगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूं, एनडीए के साथ हूं। और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिलने पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि गुप्तेश्वर पांडे गलत पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व उनके लिए जिम्मेदारी तय करेगा। राजनीति में हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने पसंद की पार्टी चुने, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल तक डीजीपी रहे श्री गुप्तेश्वर पांडे ने डूबती नाव पर सवारी करना पसंद किया। गठबंधन में जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो टिकट के बंटवारे में आपसी सामंजस्य स्थापित करना होता है। टिकट किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और यह पार्टी का आंतरिक मामला होता है। और इधर बीजेपी की एक और पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने आज लोक जनशक्ति पार्टी से पटना के पालीगंज से नामांकन किया। उषा विद्यार्थी पालीगंज की पूर्व विधायक हैं, फिलहाल राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं। अब पालीगंज विधानसभा सीट से वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पालीगंज में उषा विद्यार्थी का भव्य स्वागत भी किया गया। पर्चा दाखिल करने के दौरान काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद रहे। पालीगंज से टिकट नहीं मिलने पर उषा विद्यार्थी ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कल ही एलजेपी ज्वाइन की थी और आज पर्चा दाखिल किया। और चुनाव के दौरान पैसे बरामद होने का सिलसिला जारी है। चुनाव से पहले रुपए बरामद हुए हैं समस्तीपुर में। समस्तीपुर से 2,89,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 2 जगहों से रुपए बरामद किए गए हैं। रोसड़ा के भिड़हा और अंबेडकर चौक से रुपए बरामद किए गए हैं। तो चुनाव के दौरान रुपयों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। समस्तीपुर में 2 जगहों से रुपए बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि रोसड़ा के भिड़हा और अंबेडकर चौक से 89,000 रुपए, 2,89,000 रुपए बरामद किए गए हैं। और आरजेडी के 2 विधायक और इस बार के 2 आरजेडी प्रत्याशी पर बड़ा आरोप लगा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्या आरोप उन पर लगे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बढ़हरा से आरजेडी विधायक और इस बार के प्रत्याशी सरोज यादव की है, जो फोन पर एक आदमी को न सिर्फ उठवा लेने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं, वो भी एक दलित को जाति सूचा, जो कि कानूनन अपराध है। वहीं दूसरी तस्वीर जगदीशपुर से आरजेडी विधायक और इस बार के आरजेडी प्रत्याशी राम विशुन लोहिया की है, जो वायरल वीडियो में खुद का संबंध नक्सली से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो थाने को ही उड़वा देंगे। ये 2 तस्वीरें चुनाव के दौरान आप देख सकते हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ एक नेता का, दूसरे नेता का वीडियो, और सवाल उठ रहे हैं उसके बाद। पहले बढ़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव का ऑडियो सुन लीजिए। हेलो, क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा
तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको? गाड़ी देके काहे बोल रहे हैं जी? हम आपको मारेंगे चुट्टा भी गाड़ी का बात करता है तुमको। तुम 2 दिन के लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे? हाँ, तुमको विकास 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे? तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। तो हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अम्बनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो पसवान है तो क्या? अच्छा ठीक है जी, ऐसे ही बात करते हैं हम आपसे। जूता से मारेंगे तुमको। तुम पसवान है, पसवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा खड़ा क्या किया है? मेरा बाप बेटा के पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है? सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे ना। आनंद हमसे नहीं, ग्रुप में अनाप शनाप बोलेगा। तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हिसाब वोट देगा बाप, पूरा काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे, हम काम नहीं मांगे। सुनिए, गाड़ी न दीजिए ज्यादा। तुम्हारे बारे में सब पता कर लिए हैं, कहाँ के हो। और अब जगदीशपुर से आरजेडी उम्मीदवार रामविशन लोहिया का भी वायरल वीडियो देखिए। थाना छोड़ो नहीं तो फिर हम लोग 18 तारीख के धरना पर बैठेंगे, इसको हटा के रखेंगे। अब हमने कहा कि उसको हटाइए, नहीं तो जान लीजिए कि जब हम वैसा जिद्दी आदमी जब थाना के घेर लेंगे तो गोली चलेगा, राइफल चलेगा, एमसीसी हमारा पास है, हम थाने उड़वा देंगे। हम यो जान लीजिए, हम कोई किसान विधायक हम नहीं है, हम नहीं बोलते हैं ऐसा नहीं, विधायक है। अभी भी हमारा लड़का 3 लाख रुपए ऐसी देता है आपका एमसीसी का, इसलिए थाना नहीं बुझे कि हम बहुत बड़ा पावरफुल है। तो दूसरा वीडियो भी आपने देख लिया। सीधे सीधे नक्सलियों से संबंध होने की बात कहते हुए विधायक महोदय नजर आ रहे हैं। अगर दोनों ऑडियो वीडियो सही है तो दलित को जाति सूचक गाली देने वाले पर कार्रवाई आखिर कब होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं गाली देने वाले नेता का टिकट क्या तेजस्वी यादव काटेंगे, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। जनता की कद्र नहीं तो जनता का वोट क्यों? ऐसे लोगों को प्रत्याशी कैसे बनाया जा सकता है? वहीं प्रत्याशियों को गाली और धमकी पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी जहां जांच की बात कह रहा है, वहीं बीजेपी जेडीयू प्रत्याशी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की क्या सच्चाई है, उसकी क्या हकीकत है, ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले को पार्टी देखेगी, इस पर संज्ञान लेगी, लेकिन पहले तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये वीडियो का हकीकत क्या है। देखिए, यही है आरजेडी का असली चेहरा। अपराधी, बाहुबली, बलात्कारी, दागी, नक्सलियों के साथ सांठगांठ करने वाले। दरअसल राजद को कोई परवाह नहीं है जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। बस उसको किसी कीमत पर अपने खौफनाक यादों को बार बार जनता को उसका स्मरण कराना है और लोगों को सिहरने पर और सदमे में जाने के लिए विवश करना है। इस व्यक्ति ने पूरी पोल पट्टी आरजेडी की खोल दी है। अब आरजेडी नेतृत्व को अपना उम्मीदवार बदलना चाहिए और कार्रवाई के लिए खुद फैसला करना चाहिए। क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो पूरी नीति रही है वो कहीं न कहीं आतंक, राज और अराजकता की रही है, और उसी मानसिकता से लोग वहाँ डेवलप हुए हैं और आज उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं। हम लोग तो कहते थे कि इन लोगों के समय में किस प्रकार से नरसंहार होता था, क्यों नक्सली घटनाएं घटती थी, इसका उदाहरण है। और जो कल बोला गया, तेजस्वी यादव को सामने से आगे बताना चाहिए कि उनके कितने लोग नक्सलियों लोग से जुड़े हैं और बिहार में फिर से उस राज को लाना चाह रहे हैं। तो ऑडियो वीडियो वायरल मामले में आरजेडी सफाई दे रहा है तो बीजेपी जेडीयू हमलावर हैं। इधर चुनाव कार्य के लिए दिए जा रहे ट्रेनिंग से गायब 24 कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उपस्थिति 90% के पार हो गई है। पटना जिला प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र के 10 केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 11 अक्टूबर तक ट्रेनिंग कराया जाएगा और इस वक्त हम पटना के कमला नेहरू हाई स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर जो कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मी यहां पर प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे हैं। कल ही जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मियों पर गाज गिराने का काम किया और 24 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद जो उपस्थिति है वो निश्चित रूप से बढ़ी है।
हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो कर्मी है उनको ईवीएम मशीन के साथ साथ जो वीवीपैट है, कंट्रोल यूनिट है, तमाम चीज़ों की जानकारियां दी जा रही है। साथ ही इस बार जो नया बदलाव हुआ है कोविड गाइडलाइंस, उसको कैसे फॉलो करना है, तमाम चीज़ें मास्टर ट्रेनर यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए उनकी पहचान व्हाइट कैप है, यानी सर पर व्हाइट कैप है। मास्टर ट्रेनर पहले ही ट्रेनिंग ले लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कर्मी है उनको ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे हैं। हम सबसे पहले जो ट्रेनिंग लेने वाले कर्मी हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या सब चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है? ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है हम लोग को। जैसे अब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो वहाँ हम लोग को जैसे जिनको जो काम प्रिजाइडिंग का कार्य जो है या P1 का कार्य है या P2 का P3 का, अपने हिसाब से उन लोग को कार्य को समझाया जा रहा है। हम लोग उन लोगों को पहले तो थियोरिटिकल बताते हैं कि किसका क्या काम है, पोलिंग कैसे शुरू कराना है, कैसे मॉक पोल कराना है, और मॉक पोल कराने के बाद फिर कैसे मशीन को सील कर देना है, मशीन को सील करने के बाद फिर एक्चुअल मतदान शुरू कराना है। तमाम जो कर्मी हैं उनको खासकर कोविड-19 को लेकर फॉलो करना है। मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से अंदर एंट्री होती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद निश्चित रूप से जो मतदान है वहाँ पर काफ़ी मददगार होंगे ये लोग, और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग पालन कर रहे हैं। जाहिर है व्यवहारिक के साथ साथ तकनीकी ज्ञान ले रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पोलिंग जो व्यवस्था है उसमें ये लोग काफ़ी मददगार होंगे और बेहतर जो मतदान है वो हो सकेगा। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सीधे आपको पटना लिए चलते हैं जहां पर जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जनता दल माननीय जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंदर जी, हमारे पार्टी के महासचिव रवीना आर्या जी, उनको बड़ी प्रशंसा हो रही है कि आज आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। एक बड़ी अच्छी खबर आप लोगों को जानकारी देने के लिए। और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। फोर्ब्स ने अमीर भारतीयों की सूची जारी की है। इस सूची में RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर हैं। लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म से जहां 2 लाख करोड़ से ज्यादा तो RRVL से 5 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाई गई। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं, जिनकी संपत्ति 25 अरब डॉलर है। लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय बने हैं मुकेश अंबानी। संपत्ति में इस साल 73% का इजाफा हुआ है। हम आपको बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म से 2 लाख करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं। और चलिए अब देख लेते हैं बिहार विधानसभा